Hello students, this is Dr. Anju Paniwal from Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम BA पार्ट 3rd ईयर के पेपर फर्स्ट से इमाइल दुर्खिम को पढ़ेंगे और इसमें भी इमाइल दुर्खिम के सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का कॉन्सेप्ट क्या दिया था। हालांकि दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अलग से कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, फिर भी उनकी जो रचनाएं थी उनसे ज्ञात होता है कि वे समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य को मानते थे। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसके अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक तथ्य ही है। सामाजिक तथ्य के संबंध में दुर्खिम स्वयं स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक तथ्य सावयवी नहीं है, बल्कि ये है वस्तु के समान है। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों से अलग करने के लिए सामूहिक प्रतिनिधान यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का विज्ञान कहा। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वे सामाजिक प्रतीक हैं, यानी वे हमारे विचार, धारणाएं, भावनाएं आदि हैं जो कि समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। यानी ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं, ऐसी भावनाएं जो कि समाज के अधिकांश लोग मानते हैं, उसको हम सामूहिक प्रतिनिधान का नाम देते हैं। उन्होंने बताया कि यह सामूहिक प्रतिनिधित्व सामाजिक जीवन के आधारभूत सामाजिक तथ्य हैं। यानी जब कोई बात बहुत सारे लोगों के द्वारा मान ली जाती है तो वो सामाजिक तथ्य का रूप धारण कर लेती है, और इन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य है। ये दुर्खिम की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, The Rules of Sociological Method 1895, The Suicide 1897, The Elementary Forms of Religious Life 1912, The Socialism 1928, Education and Society Sociology 1922, and Sociology and Philosophy 1924। इन किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि इस किताब के लेखक कौन हैं या दुर्खिम की 2 प्रमुख किताबों के नाम लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्खिम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। दुर्खिम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाहरी दबाव डालने की क्षमता। सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे सारे तरीके शामिल होते हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कई बार हम वो व्यवहार करते हैं जो कि व्यवहार हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि समाज हमसे उस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है। तो वो व्यवहार हमारे लिए बाहरी होता है और समाज के द्वारा उस पर हम पर दबाव होता है उस तरह का व्यवहार करने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे कार्य करने के, सोचने के, अनुभव करने के वो सारे तरीके हैं जो कि व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, यानी हमारे व्यवहार को उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम के पद्धति शास्त्रीय चिंतन की मूल प्रतिस्थापना है। सामाजिक तथ्य एक तरह से वस्तु के समान है, वो उसको वस्तु के समान मानते थे। दुर्खिम का यह कथन उनके लेखों से बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है। दुर्खिम की समाजशास्त्रीय पद्धति के अनुसार समाज वैज्ञानिक को
सामाजिक तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण करने की स्वतंत्रता तो है, किंतु उसके विषय में किसी भी प्रकार की भावना को मस्तिष्क में स्थान देने की तनिक भी छूट नहीं है। वह तो उसे सामाजिक वस्तु के रूप में है, वह उसे वैसा ही देखता है, वह जैसा कि वास्तव में है उसको वैसा ही देख के उसका अध्ययन करता है। इसी वैज्ञानिक वैश्विकता को दुर्खिम ने अपनी समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रमुख आधार माना। जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य था उसके अंदर ये होता है कि जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है उसका वैसा ही अध्ययन करना, और इसी को उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रमुख आधार माना था। उनका कहना था कि इस प्रकार के तटस्थ निरीक्षण के बिना कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। जब तक कि आप किसी भी घटना का तटस्थ होकर निरीक्षण नहीं करते, बिना पक्षपात के निरीक्षण नहीं करते, तब तक वह अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। उन्होंने सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा थी उसको स्पष्ट करते हुए दो बातें बताई। पहला तो ये कि सामाजिक तथ्य में वास्तविकता का तत्व होता है। इसकी उत्पत्ति का आधार व्यक्ति नहीं होकर सामाजिक साहचर्य होता है। इसका अस्तित्व व्यक्तिगत विचारों में नहीं होता, यह सामाजिक चेतना से संबंधित है। यानी कोई एक व्यक्ति ये डिसाइड नहीं करता कि आपका व्यवहार कैसा होगा, और किसी एक व्यक्ति के डिसाइड करने पर आपका व्यवहार वैसा हो भी नहीं सकता। आपका व्यवहार तब परिवर्तित होता है जबकि बहुत सारे लोग आपको वैसा करने के लिए कहते हैं, तब आपके ऊपर उसका एक दबाव पड़ता है और आप अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं उसके अनुरूप। दूसरा चीज़ ये कि सामाजिक तथ्य का विकास सामूहिक चेतना से होता है, यानी व्यक्तिगत चेतना से नहीं होता। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जैसे बड़ों को प्रणाम करना, तो किसी एक व्यक्ति के कहने पे हम बड़ों को प्रणाम करना नहीं शुरू हुए। जब देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद इसको सामाजिक स्वीकृति मिली, और सामाजिक स्वीकृति मिलने के बाद ये जो है सामाजिक तथ्य में परिवर्तित हो गया। इसकी शक्ति व्यक्तिगत चेतना से अधिक होती है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की सोच जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि सामूहिक सोच महत्वपूर्ण होती है। यानी समूह जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, समाज जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। लोग सामाजिक तथ्य के दबाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जो भी सामाजिक तथ्य होता है उसका जो भी दबाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, उसी के अनुसार व्यक्ति जो है व्यवहार करता है। तो सामाजिक तथ्य जो है एक दबाव के रूप में व्यक्ति के ऊपर व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब अगर हम सामाजिक तथ्य का स्पष्टीकरण दें तो दुर्खिम मानते हैं कि सामाजिक तथ्य वस्तुओं के समान है, जैसा पहले मैंने आपको बताया, और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को 4 अर्थों में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त किया। ये 4 अर्थ जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, सामाजिक तथ्य वस्तु है जिसके विशेष गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वस्तु है इसलिए उसको बाहर से देखा जा सकता है। दूसरा, सामाजिक तथ्य वह वस्तु है जिसे केवल अनुभव के आधार पर ही देखा जा सकता है, यानी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम, पहली बात तो गुणों के आधार पर देखा जा सकता है, जिसके गुणों को हम बाहरी रूप से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है तो उस क्रिया के आधार पर हम उस सामाजिक तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं, उसके व्यवहार के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल अनुभव के आधार पर देखा जा सकता है, कि कुछ चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ बिहेवियर्स जो हैं हम एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते हैं। तो ये एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल अनुभव के आधार पर देखा जा सकता है। तीसरा, सामाजिक तथ्य वह वस्तु है जो मनुष्य से परे अपना अस्तित्व रखती है, यानी मनुष्य से बढ़कर। समाज जो है उसके अंदर इसका अस्तित्व होता है, मनुष्य से परे इसका अस्तित्व होता है। मनुष्य जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, समाज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ वन इज, सामाजिक तथ्य वह वस्तु है जो केवल बाहरी तौर पर ही देखकर जानी जा सकती है। हम सामाजिक तथ्य को व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सामाजिक तथ्य है। तो बेसिकली इसको हम बाहरी तौर पर देखकर भी पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसके विशेष गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है,
जिसे केवल अनुभव के आधार पर ही देखा जा सकता है, जो मनुष्य से परे होती है, यानी मनुष्य से अलग होती है। मनुष्य डिसाइड नहीं करता, उसको ग्रुप डिसाइड करता है, और जो केवल बाहरी तौर पर ही देखकर जानी जा सकती है। उसको हम बाहरी तौर पर देखकर जान सकते हैं कि बेसिकली सामाजिक तथ्य क्या होता है। अब हम बात करें सामाजिक तथ्यों के प्रकार की। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है सामान्य या स्वाभाविक तथ्य, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य है, नॉर्मल। ये तथ्य सामाजिक व्यवस्था और संगठन को सहयोग एवं एकता प्रदान करते हैं, यानी ऐसे सारे व्यवहार जो कि समाज में व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखते हैं, वो सामाजिक तथ्य, वो सामाजिक व्यवहार सामान्य या स्वाभाविक तथ्य कहलाते हैं। इस तथ्य के बारे में ये धारणा है कि ये तथ्य मानव के उन व्यवहारों का फल होते हैं जिन्हें समाज में औसत व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी ये वो व्यवहार हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, यानी अगर हम ये मान के चलें कि जो समाज है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक मनुष्य की तरह है, मनुष्य के शरीर की भांति है, तो जिस प्रकार से कुछ क्रियाएं जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, उसी प्रकार से समाज में कुछ व्यवहार होते हैं जो कि हमारे समाज को स्वस्थ रखते हैं, और वो व्यवहार वो होते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, जो समाज के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत होते हैं। समाज के अधिकांश लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो समाज सम्मत उन व्यवहारों को जब हम करते हैं तो समाज के अंदर व्यवस्था और संगठन बना रहता है जो कि समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इससे समाज के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, और ये व्यवहार जो होते हैं वो समाज के स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। तो उस कंडीशन में समाज के लिए अच्छे होते हैं, समाज के विकास के लिए अच्छे होते हैं। इसी के अपोजिट दूसरे होते हैं व्याधि के या असामान्य तथ्य। व्याधि यानी बीमारी होती है, असामान्य यानी अबनॉर्मल। ये नॉर्मल थे, ये अबनॉर्मल है। तो ये तथ्य सामाजिक व्यवस्था और संगठन में गतिरोध और अव्यवस्था पैदा करते हैं। जैसे ये सामाजिक व्यवस्था के अंदर एकता और सहयोग प्रदान करते हैं, वैसे ही ये इसकी जस्ट अपोजिट होते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था में गतिरोध और अव्यवस्था पैदा करते हैं। ये सामाजिक व्यवहारों के विपरीत होते हैं। ये वो व्यवहार होते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होते। इस प्रकार के तथ्य समाज द्वारा स्वीकृत जो औसत व्यवहार होते हैं उनके प्रतिकूल होते हैं, यानी ऐसे व्यवहार जो कि समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत नहीं होते या जो समाज के स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के प्रतिकूल होते हैं, जब उस तरह का व्यवहार हम समाज में करते हैं तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईमानदारी, भाईचारा, सहयोग, ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हैं। वहीं चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समाज के अंदर गतिरोध और अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं और जो समाज के द्वारा स्वीकृत भी नहीं होते। तो जो समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार होते हैं वो समाज के अंदर व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने में मदद करते हैं, वो समाज की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और दूसरे जो व्यवहार होते हैं वो समाज के लिए एक व्याधि की तरह होते हैं, एक बीमारी की तरह होते हैं, जो कि समाज को ख़त्म करने का काम करते हैं, जो समाज को एक समाज में एक अव्यवस्था उत्पन्न करने का काम करते हैं, समाज को बीमार करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। बेसिकली सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताएं पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। पहली है बाह्यता यानी बाहरी, और दूसरी है बाध्यता यानी कि दबाव मूलक। तो बाह्यता की जब हम बात करें तो सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खिम की ये मान्यता है कि ये व्यक्तिगत चेतना से परे बाहरी तत्व होता है।
अनेक व्यक्तियों की चेतना या विचारों के पारस्परिक सम्मिलन से और सहयोग से एक नई सामूहिक चेतना का विकास होता है। जब बहुत सारे लोगों की सोच मिलती है तो उससे सामूहिक चेतना का विकास होता है और एक सामूहिक विचार या सामाजिक तथ्य को उत्पन्न करती है। ये जो सामूहिक विचार जो होता है ये सामाजिक तथ्य का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर नहीं होता, ये व्यक्ति के बाहर होता है। व्यक्ति के बाहर बहुत सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, किस व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लड़की है तो उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, लड़का है तो उसका व्यवहार क्या होना चाहिए। तो ये जो सारा डिसीजन होता है ये बाहरी होता है। तो सामाजिक तथ्य जो है वो व्यक्ति से ऊपर पूर्ण विषय वस्तु हैं, जो व्यक्ति से ऊपर समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। और सामाजिक तथ्य का ये गुण व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता, बल्कि समाज जैसा चाहता है उसे वैसा ही करना पड़ता है। यानी व्यक्ति के बजाय समाज जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस में भी, हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस भी हमें बताते हैं कि हम बहुत बार हमारा व्यवहार जो है वो हमारी खुद के मन के अनुरूप नहीं होता। बहुत बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे व्यवहार की हमसे दूसरे लोग अपेक्षा करते हैं। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, बल्कि समाज जैसा चाहता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। अतः सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति के उसके अंदर नहीं होते हैं, उसकी परिधि के अंदर नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें बाह्यता का गुण होता है, ये बाहरी होता है। दूसरा है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की दूसरी जो विशेषता है वो पहली विशेषता से ही संबंधित है। सामाजिक तथ्य में बाध्यता का गुण होता है क्योंकि यह व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। और जब भी कोई काम हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं करते या दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के अनुरूप करते हैं तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हम बाध्य हैं, हम ऐसा काम करने के लिए बाध्य हैं। तो क्योंकि इसके अंदर जो कार्य होता है वो व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप नहीं होता, उसका व्यवहार जो होता है वो उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत चेतना से नहीं है, सामाजिक तथ्य का संबंध सामूहिक चेतना से होता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चूँकि सामाजिक तथ्य और सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत विचारों और चेतनाओं के सम्मिलन और सहयोग से पनपता है, इस कारण से व्यक्ति सामूहिक शक्ति का अनुभव करता है और अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है। क्योंकि व्यक्ति मिलकर समूह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी इम्पोर्टेंस भी उसके अंदर होती है। तो वो एक सामूहिक शक्ति का अनुभव करता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, तो उसके अंदर पावर फील होती है कि अगर वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसको उन बातों को मानना है, तो उन व्यवहारों के अनुरूप अपने आप को ढालता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर रहते हुए भी व्यक्ति को निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं। सामान्यतः व्यक्ति उनके दबाव के सामने झुक जाता है, इसलिए यह सामाजिक तथ्य की बाध्यतामूलक विशेषता है। क्योंकि व्यक्ति ये मानकर चलता है कि समाज सर्वोपरि है, उसको समाज में रहना है, तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों को उसको मानना है और उसी के अनुसार से व्यवहार करना है। इसलिए उसके अगेंस्ट नहीं जाता, बल्कि उसको मानते हुए उसी के अनुरूप अपना व्यवहार निर्धारित करता है। सामाजिक तथ्य जो है उसका बहुत अधिक महत्व है। सामाजिक तथ्य सामाजिक घटनाओं का बोध कराने में पर्याप्त सहायक होते हैं। इसलिए व्यक्तिक आधार पर सामाजिक तथ्य की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक व उचित है। दुर्खीम ने सामाजिक घटनाओं के कारकों की प्रकृति और कार्यों को समझने के लिए सामाजिक तथ्य के अध्ययन और विश्लेषण को उपयोगी बताया। इस प्रकार दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा सामाजिक घटनाओं के वैषयिक अध्ययन में, ऑब्जेक्टिव स्टडी में बहुत सहायक होती है।
क्योंकि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना द्वारा प्रभावित होकर उत्पन्न होते हैं। तो जो भी सामूहिक चेतना होती है उससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो सामाजिक तथ्य जो है उनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है। अतः दुर्खिम का सामाजिक तथ्य के रूप में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।